वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तेजस्वी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी एमटीएस 2019 के इतने शिफ्ट में एग्जाम कराए गए हैं, जिसके 2/8/2019 के से लेकर के आपके यहाँ पर 7/8/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस 2600 रुपये है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी खुद में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी खुद में 100% होता है। तो 100% के समान को 30% अधिक पर अंकित किया गया, यानी कि कितना अंकित किया गया, तो 100% प्लस 30%, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 130%। और इसका जो है अंकित मूल्य रुपये में कितना दिया गया, 2600 रुपये दिया गया। तो इस 130% के बराबर कितने रुपये हो जाएंगे, यहाँ पर 2600 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 13 से 260 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, जो कि आपके 1% का वैल्यू यहाँ पर 20 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोगों ने क्या निकाला, 1% का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर उस वस्तु को 45% के लाभ में बेचेगा तो कितने में उसका बेचा जाएगा। तो 100% का सामान है, उसे 45% अधिक में बेचने के लिए बोला जा रहा है। तो 100% का सामान है, 45% अधिक यानी कि कितना में बेचेगा, 145% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 145% में बेचेगा। तो यहाँ पर से हम लोगों ने 1% का वैल्यू निकाल लिया। तो 145% का हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 145% का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 145 से गुना कर देंगे। कितने से, 145 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 145% और 145% का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 20 × 145 तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 शून्य, 14 दूनी 28 1 29, यानी कि उस वस्तु पर 45% अगर लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना होगा, 2900 यानी कि 2900 में बेचना होगा। इस क्वेश्चन का 2900 सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में यहाँ पर दिया गया नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पर जो है नीचे क्या दिया गया, मंथ यानी कि महीने के सारे नाम दिए गए। और यहाँ पर जो है सभी महीने में क्या दिया गया कि कितने बुक जो है क्या किए गए, बेचे गए। विक्रेता द्वारा कितने हर महीने में बुक बेचे गए, उनकी संख्या दी गई है प्रत्येक महीने की। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि M8 माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या प्रति माह बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या से कितना अधिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि M8 यानी कि 8वें महीने में कितने पुस्तक बेची गई है। तो 8वें महीने में यहाँ पर जो है 389 कितने यानी कि M8 महीने में जो है कितने पुस्तक बेची गई, 389 यानी कि 389 पुस्तक बेची गई है। तो और फिर दूसरा लाइन में बोला गया कि उसका जो है औसत से कितना अधिक है। ये जो M8 महीने में जितने पुस्तक बेची गई है उसके औसत यानी कि एवरेज से कितना अधिक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पूरे महीने का मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या निकालनी होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना होगा जो कि बेचा गया। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो सबसे पहला महीना में 232 पुस्तक बेची गई, फिर उसके अगले महीने में 262, फिर उससे अगले महीने में 297 बेची गई, फिर उससे आगे आपकी कितने 313 बेची गई है, फिर आपकी 328 है, उससे आगे आपकी 332 है, फिर 365 आपकी है, फिर 389 आपकी है,
फिर आपकी है 413, 433, 457, फिर 481 है। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 2 4 7 4 11, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 और 3 आपका कितना हो गया, 38 और 3 41, 41 और 3 आपका हो गया 44 और 7 51, 51 1 52, 52 का 2 क्या बच गया 5। अब जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18 1 19 और 2 21 और 3 24 और 6 30 8 38 1 39 और 3 42 और 5 47 और 8 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा आपका 60। तो कितना बचेगा 6। जोड़ेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 3 आपका 5 बार है तो 5 3 15, 15 6 21, 21 21 और 16 आपका कितना हो जाएगा 21 और 16 37, 37 और 6 आपका कितना हो जाएगा 43। यानी कि टोटल जो है उन 12 महीने में कितने पुस्तकें बेची गई, तो 4302 पुस्तक बेची गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो टोटल नंबर जितनी पुस्तकें बेची गई है टोटल महीने से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत। तो टोटल महीने कितने 12 है, 12 से भाग करेंगे तो 12 से यहाँ पर आपका नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से काट लेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 बचा 6 1 4 6 सते 42, यानी कि 712 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, 1 बचा तो 2 8 16, 1 बचा तो 2 5 10, यानी कि M8 महीने में जो है कितनी पुस्तक बेची गई 389 और एवरेज जो है कितना आया 358.5 आया। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। यानी कि 389 माइनस क्या करेंगे 358.5 करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आपका आ जाएगा 59, आपका हो जाता है 30, यानी कि 30.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिफरेंस 30.5 आएगा। तो 30.5 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, तो लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है आपका होल नंबर होता है। क्या होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि 15 होल नंबर का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर जो है किस डिजिट से जो है शुरू होती है। तो होल नंबर जो हमारा शुरू होता है किससे शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपका क्या होता है होल नंबर जो आपकी शुरू होती है 0 से शुरू होती है। इस तरीके से हमें कितनी पूर्ण संख्या लेनी है, यानी कि कितनी होल नंबर लेनी है, 15 होल नंबर लेनी है। तो 15 होल नंबर लेंगे तो ये नंबर कितना तक जाएगा 0। 0 तो हमने एक संख्या ले ली, तो बची कितनी संख्या 14 संख्या, यानी कि ये नंबर कहाँ तक जाएगी, ये नंबर 14 तक जाएगी। कितनी तक जाएगी 14 तक जाएगी, यानी कि 0 से लेके 14 तक का हमें क्या चाहिए औसत, यानी कि एवरेज चाहिए यहाँ पर। तो अगर किसी भी संख्या का योग करेंगे, यहाँ पर अगर मान लें औसत निकालना है तो हमें योग चाहिए, योग चाहिए। तो किसी भी संख्या का अगर योग निकालेंगे तो कभी भी उसमें 0 का कुछ भी वैल्यू अगर योग निकाले या फिर औसत निकाले उसमें 0 अगर पुट किया जाएगा यानी कि जोड़ा जाएगा तो उसके औसत ना ही योग पर कोई भी फर्क पड़ेगा। तो अगर हम 0 को पहले ही हटा दें तो बची हुई संख्या कितनी हो गई, बची हुई संख्या जो बची हुई संख्या 1 से लेकर 14 तक है, यानी कि कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई 14 संख्या हो गई। और ये जो 14 संख्या आपका जो 14 संख्या दिख रही है ये आपका क्या दिख रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्या यानी कि कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है n/2 होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है n/2। n मतलब आपका क्या हो जाता है नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी कि कोई नंबर कितनी बार आया है, जो नंबर जितनी बार आएगा वो आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म होगा। तो n यानी कि कितने नंबर आए 1 से लेकर 14 तक, यानी कि कुल मिलाकर 14 नंबर आए। औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो 14 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 7 बार में, यानी कि प्रथम 15 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का औसत कितना यानी कि एवरेज कितना आएगा तो 7 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 15% का लाभ तथा 17% की हानि पर बेचे जाने से विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपये है। यदि उसे 10% का लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। 100% का सामान को पहले क्या बोला कि 15% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि उसे कितने में बेचेगा, 100% का सामान 15% यानी कि 115% में बेचेगा। लेकिन जब दूसरे बार में बेचता उसी वस्तु को तो 17% के हानि में बेचता, यानी कि 100% के सामान को 17% के हानि में बेचेगा तो कितने में बेच देगा, 83% यानी कि 83% में बेच देगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहले वाला एसपी हो गया, ये आपका दूसरा वाला एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। और इन्हीं दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पर कितने रुपया दिया गया है, 96 रुपया दी गई है। तो दोनों के परसेंट का अंतर यानी कि डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस आपका होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा, 32%। और इस 32% का वैल्यू कितना होगा, 96 रुपये के बराबर होगा। तो आपको जो है ये जो मैंने आपको इतना करके बताया, ये आपको परीक्षा में करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो दोनों परसेंट को क्या करेंगे, डायरेक्ट योग करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए इतना बताया है। डायरेक्ट आपको परीक्षाओं में क्या करना है, डायरेक्ट परसेंट को योग करेंगे तो योग आपका कितना हो जाएगा, 32%, जो कि इस रुपये के बराबर होगा। तो मैंने समझाने के लिए बताया, आपको इतना परीक्षा में लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट परसेंट जोड़ेंगे जो कि रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 से 96 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% बराबर कितना रुपया है, 3 रुपये। हमें क्या चाहिए कि अगर उस वस्तु को 10% के लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा। तो वस्तु का दाम कितना था पहले, 100%। 100% की वस्तु को 10% के लाभ में बेचना चाह रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा, 110% में बेचेगा। अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 110% में बेचना होगा। तो 1% का वैल्यू अगर 3 रुपये है तो 110% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में 110 से गुना करेंगे। कितना आ जाएगा आपका, 330। यानी कि उस वस्तु को 10% की लाभ अगर कमाना चाहता है तो उसे 330 रुपये में बेचना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा किसी दूरी को उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध तय करने में लिया गया समय 3 घंटा है, जो समान दूरी के अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में तय करने के लिए लिए गए समय से अधिक है। यानी कि जितना जो है धारा के विरुद्ध जाने में लगता है और जितना धारा के साथ जाने में लगता है उससे जो है 3 घंटा अधिक लिया है धारा के विरुद्ध जाने में उतनी ही दूरी को। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर बोला गया कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा तय की गई कुल उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध, अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध, टोटल कुल दूरी क्या होगा। तो जितना उसने जो है धारा के विरुद्ध तय किया होगा उतना ही उसने दूरी धारा के जो है दिशा में भी तय की होगी। तो अगर मान ले, अगर यहाँ पर से हम लोग मान लेते कि जो धारा के विरुद्ध उसने दूरी तय की वो कितनी है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर है। तो धारा की दिशा में भी जब उसने ट्रैवल की होगी, क्योंकि जितनी दूरी वो जाएगा उतनी ही दूरी वो वापस आएगा। तो x किलोमीटर अगर वो गया है तो x किलोमीटर वापस भी आएगा। यानी कि धारा के विपरीत जाने में या धारा के साथ जाने में दोनों जो है कितना किलोमीटर, x किलोमीटर और x किलोमीटर जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि जब अपस्ट्रीम जाती है यानी कि धारा के विरुद्ध जाती है तब उसकी चाल क्या है। तो जब धारा के विरुद्ध जाएगी तब उसका चाल क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल होगी। तो नाव का चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के विरुद्ध जब जाती है तो उसका चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ जाएगी तब उसका चाल कितना होगा, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें दूरी भी पता चल गई और विरुद्ध और साथ जाने में उसकी चाल भी पता चल गई। फिर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर, यहाँ पर क्या पता होना चाहिए आपको कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका दूरी बटा चाल होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है।
तो यहाँ पर जो है समय बराबर क्या बोल सकते हैं, दूरी बटा चाल। तो समय निकालने के लिए धारा के विरुद्ध जो है कितना किलोमीटर जाता है, x किलोमीटर जाता है। किस चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है। तो ये जो है वो समय निकल गया जब धारा के विरुद्ध दिशा में जाता है। फिर जो है धारा की दिशा में भी x किलोमीटर जाता है, कितने की चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये जो है धारा के साथ जाने की दिशा में उसका समय निकल गया। तो ये जो धारा की दिशा में जितना समय में जितनी दूरी तय करता है, ये जो है धारा के विरुद्ध जाने में उससे जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है। यानी कि अगर ये जितना समय लेगा उसके इतना समय से यहाँ पर दिया गया कि 3 घंटा अधिक लेगा। यानी कि अगर बराबर करना है तो हमें अपोजिट साइड में वो 3 घंटा प्लस करना होगा। यानी कि इधर क्या करेंगे, +3 आवर कर देंगे। हल करेंगे, आपका यहाँ पर यक्स का वैल्यू आएगा, फिर हम लोग टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। हल करेंगे, यक्स का वैल्यू इधर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8, इधर आपका 2x - x बराबर उधर आपका कितना हो जाएगा 3, 2x - x, x बचेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 8 थी आपका कितना हो जाएगा 24। यानी कि x बराबर कितना आ गया 24 किलोमीटर। लेकिन आपका दोनों तरफ की दूरी पूछ रही है, यानी कि x किलोमीटर इधर का भी दूरी प्लस x किलोमीटर धारा के साथ जाने की भी दूरी। तो टोटल कितनी दूरी हो गई 2x। तो x का वैल्यू अगर 24 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी होगी जो कि उस नाव के द्वारा तय की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया गया है कि विशाल किसी कार का 1/3 भाग 60 दिनों में अकेले पूरा कर सकता है तथा अशोक जो है उसी कार का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विशाल तथा अशोक दोनों मिलकर उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि विशाल जो अगर 1/3 काम 60 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो दिया गया कि विशाल जो है 1/3 काम कितने दिनों में करता है, 60 दिन में करता है। 1/3 काम 60 दिन में करता है। तो कोई भी जो काम होता है, कोई भी काम एक काम होते हैं, कोई भी जो काम होता है वो हमेशा कैसा काम होता है, एक काम होता है। तो अगर हम यहाँ पर से क्रॉस गुना कर दे, 3 को अगर हम 60 में क्रॉस गुना कर दे तो एक काम बराबर कितना हो जाएगा, 60 या 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि विशाल जो है उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 180 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकालिए, विशाल का कुल दिन। तो विशाल का कुल दिन कितना आ गया, 180 दिन। फिर यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अशोक का भी निकाल सकते हैं। अशोक कुल कितने दिनों में उस कार को कर सकता है। तो 1/4 भाग 30 दिन में करता है। तो टोटल कितना करेगा, क्रॉस गुना कर देंगे, 4 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि अशोक अकेले 120 दिन में कर सकता है। यहाँ पर दोनों मिलकर काम करना है तो क्या करेंगे, 180 और 120 का एलसीएम लेंगे। तो 180 और 120 का एलसीएम 360, 360 को 180 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 360 को 120 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि विशाल एक दिन में 2 काम करता है और अशोक एक दिन में 3 काम करता है। समय बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, टोटल वर्क बराबर का क्या हो जाता है, टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता होता है। तो ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि दोनों को मिल करके कितना काम करना है, 360 काम करना है। दोनों मिल करके काम करेंगे तो दोनों का मिलाकर कुल कितना कार्य क्षमता से काम करेंगे, विशाल 2 यूनिट काम करेगा, अशोक 3 यूनिट काम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर 3 2 5 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। तो इफिशियंसी 5, टोटल वर्क 360। टाइम आपका हल करेंगे निकल जाएगा। हल करेंगे तो 5 से काटेंगे 360 को तो 5 7 35, 1 बचा तो 5 दूनी 10। यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 72 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो यहाँ पर स्किप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले किसका हल करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। तो 2 ऑफ 16 यानी कि ऑफ का साइन क्या होता है, गुना होता है। तो 2 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। आगे क्या है, भाग 48 है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32/48 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, × 12 है तो × 12 कर देंगे। प्लस क्या है, 4/8 है तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। इंटू आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा। ब्रैकेट में है तो हल कर लेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 इंटू
25/15 है, तो बटा यहाँ पर 25 के नीचे 15 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सारा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 32 को तो 8 बार में चला जाएगा, 8 से यहाँ पर 16 2 बार में चला गया, 5 से 15 3 बार में चला गया। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 4 दूनी 8 बचा, प्लस यहाँ पर आपका कितना बच गया, 25/3 बच गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 8 16, 16 तिया 48, 48 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 48 और 2 50 और 23 73, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 73/3 होगा, यानी कि 73/3 आएगा इन सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कमीज का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 960 रुपये और 1392 रुपये है। यदि मूल भाव कर कोई ग्राहक उसके विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% कम कराता है, तब लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया क्या गया कि 960 रुपये क्या है, उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, और 1392 रुपये क्या उस वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि जो आपका जितना विक्रय मूल्य है उस पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर छूट दिया जाए, यानी कि 960 रुपये का 10% के बराबर 1392 में छूट दिया जाएगा, तब लाभ परसेंट क्या होगा। तो 960 का 10% कितना होगा, तो 96 रुपया होगा। 960 का 10% कितना होगा, 96 रुपीज होगा, जो कि किस में छूट दिया जा रहा है, 1392 रुपये में छूट दिया जा रहा है। तो माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया एसपी यानी कि न्यू विक्रय मूल्य निकल जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 96, उधर से 4 चला जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296, यानी कि नया एसपी आपका कितना आ गया, 1296। तो अब हमें लाभ परसेंट चाहिए, तो खरीदा 960 में, बेच अब कितने में रहा, 1296 में, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ यहाँ पर हो रहा है 296 प्लस 40, 1296 माइनस 960 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा लाभ, 296 प्लस 40, यानी कि 4 इधर, तो कितना हो जाएगा 336 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपये। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 12 से काटेंगे तो 12 × 96, 12 दूनी 24, 6 × 9 12 × 96, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि ऊपर 7 × 5 बचा, तो 7 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35%, यानी कि उसे अब जो है लाभ कितने परसेंट का होगा, तो 35% का होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में आपको समझा चुका हूँ कि क्या ग्राफ दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष में पुस्तक विक्रेता द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने दूसरे क्वेश्चन नंबर में बताया था निकालकर कि टोटल जो है पुस्तकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपका कितना आया था, टोटल जो है योग कितना आया था, पुस्तकों की संख्या कुल आई थी 4302 पुस्तकें। तो यहाँ पर यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी आई थी जोड़कर, 4302 आई थी। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आपका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो ग्राफ को हमेशा जो है रफ शीट पर एक जगह वहाँ पर रफ करें, ताकि जो है आपको अगर कोई सेम तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे कि यहाँ पर 2 और 9 कुछ हद तक जो है सेम थे, जिससे जो है हम लोगों को जो है आसानी होगी, ग्राफ को समय की बचत हो जाती है इससे। तो आप हमेशा जो है ग्राफ को क्या करें, एक जगह यहाँ पर जो है वहाँ पर रफ करेंगे परीक्षाओं में, जिससे आपकी समय की बचत होगी अगर 2 ग्राफ सेम मिले तो आप ग्राफ में हमेशा ध्यान देंगे परीक्षाओं में इस तरीके से। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5। क्या बोला गया कि रवि की आयु जो है श्याम की आयु का 3/5 है। तो हल करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, राम और श्याम का अनुपात निकल जाएगा, उनकी आयु का अनुपात निकल जाएगा। तो राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना होगा, 3:5 होगा।
फिर क्या बोला गया कि यक्ष वर्ष बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है तब यक्ष का मान क्या होगा। तो पहले जो है उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5। यक्ष वर्ष की वृद्धि के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो यहाँ पर जब पुराना अनुपात और नया अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट में वृद्धि कितनी की हो रही है, तो +2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 3 से कितना हो गया, 5, यानी कि +2 यूनिट। 5 से कितना हो गया, 7, यानी कि +2 यूनिट की वृद्धि हो गई। और इसी +2 यूनिट कितने के बराबर है, यक्ष वर्षों के बराबर है, यानी कि यक्ष वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इस यक्ष का वैल्यू चाहिए। तो यक्ष का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आरंभ में जो है आयु का योग कितना है, 32 साल है। तो उनके आयु का जो अनुपात कितना है, 3:5 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा रेशियो में, 5 और 3 8 यूनिट हो जाएगा। और इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 32 साल। कितना दिया गया, आयु का योग 32 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 8 चौक 32, यानी कि 4 साल होगा। 8 से 32 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4। 1 यूनिट बराबर 4 साल हो गया। तो हमें क्या चाहिए, 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए इस यक्ष का मान निकालने के लिए, क्योंकि यक्ष बराबर क्या है, 2 यूनिट है, यानी कि हमें 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यानी कि कितने वर्ष बाद जो है रवि और श्याम की आयु जो है 5:7 होगी, तो 8 वर्षों के बाद होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन में। जैसे कि एक क्या है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या दिया गया है, एरिया दिया गया, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया। एरिया का, किसी भी वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा स्क्वायर टोटल कितना दिया गया, 144 सेंटीमीटर दिया गया। तो साइड बराबर आपका कितना आ जाएगा, साइड बराबर आपका जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 144 किसका मान होता है, 12 का मान होता है। यानी कि साइड जो है इस वर्ग का साइड कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा जो है स्क्वायर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में आपको आसानी से हल कर पाएंगे। अगर स्क्वायर नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत आएगी परीक्षा में। तो 1 से 30 तक आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर इस वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। तो डायगोनल की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी कि √2 गुना भुजा होता है। तो भुजा कितना है, 12 इंटू √2, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, विकर्ण, यानी कि 12√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और इसी वर्ग का विकर्ण को भुजा मानकर, इसी वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक क्या बनाया गया, दूसरा वर्ग बनाया गया। इसी वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर क्या बनाया गया, एक दूसरा वर्ग बनाया गया। और इसी दूसरा वर्ग का क्या पूछा जा रहा, परिमाप पूछा जा रहा है। तो इस दूसरे वर्ग का हमें तो एक साइड पता चल गई, साइड कितनी आ गई, 12√2। तो सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। कितने साइड है, 4 साइड है। तो 12√2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस नए वाले वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। हल करेंगे तो 12 चौक 48 √2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपके इस नए वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि M3 माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या M6 माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो M3 माह में जो है कितनी पुस्तक बेची गई, तो 297 पुस्तक बेची गई, यानी कि तीसरे महीने में 297 पुस्तक बेची गई। फिर M6 में कितनी पुस्तक, यानी कि छठे महीने में कितने पुस्तक बेची गई, तो 332 पुस्तक बेची गई। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 297 जो है 332 का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं x% है, इक्वल हो जाएगा आपका। हल करेंगे, यश का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर देते हैं ताकि आपको आगे ज़्यादा कैलकुलेशन ना पड़े। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे,
332 यक्स बराबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर जब हल करेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो 297 बटा आपका कितना आ जाएगा 332 आएगा। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए 332 भाग करेंगे किसको, यानी कि 29,700 को भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर आपका 8 आपका 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा। कितने बार में, 8 बार में जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 दिया 24, 1 25, हाथ में 2, 8 दिया 24, 7 2 26, माइनस करके यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पर आपका 4 आएगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर आपका कितना हो गया 8, 8 में से 6 गया, यहाँ पर सॉरी 8 नहीं 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि शेष कितना बच जाता है 314 बच रहा है। यानी कि जो भी आपका परसेंट वैल्यू आएगा वो 90% से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 आया तो इसके आगे कोई भी अंक आएगा, जो भी अंक आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू यक्स का वैल्यू 90% से कम आएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया गया है वो क्या है आपका 90% से ऊपर है। एक ही ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बन रहा है जो कि 90% से नीचे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो परीक्षाओं में भी आप क्या करेंगे, इतना लंबा आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट देखेंगे कि ये जो है आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 90% से कम आएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में, तो डायरेक्ट उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके परीक्षाओं में समय की जो है बचत करनी होती है। तो आप इस तरीके से हमेशा जो है हल करेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे। यहाँ पर जो है क्या है, भाग है, हाफ है। भाग जब रहता है तो भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जैसे कि 1/2 है तो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। गुना है 1/2 है तो क्या लिखेंगे, उसे 2 लिखेंगे। आगे क्या है, इंटू है, इंटू 1/2। आगे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। प्लस 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर तो प्लस 1/2 है, माइनस 1/2 पहले ही आपका चला गया। यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस रहने देंगे। आपका क्या है 1/2 इंटू 1/2, भाग का साइन है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब किया यहाँ पर आगे हल करेंगे, ऑफ है आपका। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2, पूरा ऊपर आपका 1 + 1 हो जाएगा। बाकी अब हल करेंगे, 2 चला गया, यहाँ पर 2 चला गया। यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इधर भी आपका क्या 1/2 प्लस 1/2 है तो इधर भी वापस ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि 1 ऑफ का साइन गुना होता है, यानी कि 1 × 1 आपका कितना होगा, 1, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 तथा 4 शेषफल प्राप्त किया जाता है। तो इसे जो है मैं आपको बाय ऑप्शन से भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बाय ऑप्शन देखेंगे, तो बाय ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 3 बचता है। तो 6 से भाग करेंगे 83 को तो कितना बार में जाएगा, 78। तो शेषफल यहाँ पर 5 बच रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पर भाग करेंगे तो ये जो है 6 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 78। यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। बाकी भी चेक करेंगे, 84 तो 6 से पूरी तरीके कट जाती है, हमें 3 शेषफल चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 से 94 काटेंगे तो 90 कटता है, 4 शेषफल आ जाता है, हमें 3 शेषफल चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बता है जो कि 6 से भाग करने पर 3 शेषफल दे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बाय ऑप्शन से बनाने का तरीका। लेकिन अगर आपको बेसिक से बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दिए गए उन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो एलसीएम 6 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुणज ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणज कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, यानी कि 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 42। तो 42 इंटू क्या करते, के करते हैं माइनस क्या करेंगे, माइनस ये जो है 6 में से 3 जाएगा, तो 6 और 3 का यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पर जब 7 - 4 करेंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि दोनों जगह अंतर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहा है। तो इसी 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे के का वैल्यू खुद से पुट करेंगे। बेसिक तरीका से भी आपको के का वैल्यू खुद से मान निकालना होता है। तो के का जो है किस तरीके से मान निकालेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि सभी ऑप्शन में
2 डिजिट का नंबर, यानी कि के का वैल्यू क्या पुट करे कि हमें वैल्यू क्या है 2 डिजिट तक का ही आए। तो के का वैल्यू यहाँ पर तो आप 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो 3 अंक का जो है संख्या बन जाएगा। तो के का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 -3, तो 84 -3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 81 होगा। कितना होगा 81, यानी कि 81 होगा। तो आपका बेसिक तरीके से भी कितना आया 81 आया। तो बाई ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया और बेसिक भी बता दिया। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों के डेटा का माध्य यानी कि मीन तथा माध्यिका यानी कि मीडियन का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारे संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, मीडियन यानी कि माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है, माध्यिका जो भी आपका नंबर दिया गया है उससे पहले क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1, उसके बाद आपकी कौन सी है 4, 4 के बाद आपका 8, 8 के बाद आपका 9, 9 के बाद जो आपका क्या आ रहा है 9 के बाद 13 है, 13 के बाद आपका 15 यहाँ पर दिख रहा है, 15 के बाद 18, 18 के बाद यहाँ पर आपकी 23 दिख रही है, 23 के बाद आप 23 से पहले आपका सॉरी 21 है यहाँ पर, 18 के बाद जो है यहाँ पर आपका क्या है 21 है, 21 के बाद जो आपका क्या है 23 है, 23 के बाद जो आपका क्या है 35 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 35। तो यहाँ पर टोटल नंबर गिन लेंगे कि जितनी ऊपर है उतनी नीचे है या नहीं। तो 3 3 6 4 10 सही है, 3 3 6 4 10, तो ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। तो हम लोगों ने क्या किया सभी नंबर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी नंबर में से बीच की संख्या निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है बीच की संख्या, बीच की संख्या टोटल नंबर 10 है तो इधर क्या करेंगे 4 संख्या अलग करेंगे, सॉरी 5 संख्या यहाँ पर हो गई, यहाँ पर जो है 4 संख्या कितनी हो जाएगी 1 4 8 9, 4 संख्या इधर होगी, और इधर जो है 18 21 23 और 35 4 संख्या इधर हो गए। तो इन दोनों संख्याओं की हमें बीच की संख्या चाहिए, यानी कि 13 और 15 के बीच की संख्या कितनी होगी, तो 13 और 15 के बीच की संख्या 14 होगी। अगर आप नहीं निकालना जानते ऐसे तो 13 और 15 के बीच का आप ऐसे जोड़ करके भी निकाल सकते कि 13 और 15 कितना होता है 28, टोटल नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। फिर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 13 और 15 का बीच का संख्या 14 होगा, यानी कि मीडियन आपकी कितनी आ गई 14 आ गए। अब हमें क्या निकालना है माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर जो भी दिया गया उनका योग निकालेंगे और टोटल नंबर यानी कि जितनी संख्याएं उससे भाग कर देंगे। तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पर 4 1 5 8 5 13 13 9 22 22 और 13 आपका कितना हो गया 35 और 15 50 50 और 18 आपका 68 68 1 69 69 20 69 और 20 आपका हो गया 89 89 और 3 आपका कितने हो गए 92 92 और 20 आपका 112 112 135 112 और 35 आपका कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। टोटल जो है संख्याओं का योग कितना हो गया 147, और टोटल नंबर कितने हैं तो 10 नंबर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14.7 यानी कि 14.7 होगा। और इसी दोनों का यानी कि माध्य और माध्यिका के बीच का डिफरेंस यानी कि क्या पूछा जा रहा है अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा 14.7 माइनस 14 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.7 आएगा, कितना आएगा 0.7 या फिर 0.7 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2000 रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, तो यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो राशि क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है एक यहाँ पर क्या दिया गया रेट यानी कि दर कितना दिया गया 10% दिया गया, समय यहाँ पर कितना दिया गया 3 साल दिया गया, कितना दिया गया 3 साल दिया गया, और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया 2000 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि 3 साल में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज लगते हैं। अगर 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो 3 साल में कुल मिलाकर कितने परसेंट ब्याज लगेंगे, तो 3 साल में कुल मिलाकर साधारण ब्याज अगर 1 साल में 10% लगता है तो 3 साल में 10 या 30% लगेंगे। अगर 1 साल में साधारण ब्याज 10% लगती है तो 3 साल में कितने लगेंगे, कुल मिलाकर 30% ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो धनराशि कितनी होगी, यानी कि 3 साल के बाद अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमाउंट बराबर आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन कितना दिया गया 2000 रुपये, कितना दिया गया 2000 रुपये।
हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज निकालना होगा। तो 2000 का 30% कितना होता है, 2000 का 30% कितना होगा, 600 रुपये होगा। कितना होगा 2000 का 30%, 600 रुपये। यानी कि मूलधन 2000 है, 3 साल में 600 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2600 रुपये होगा। यानी कि 3 साल के बाद मिश्र धन यानी कि आपका अमाउंट कितना प्राप्त होगा, तो 2600 रुपया प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड जो है कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज क्या दिया गया है, दो भुजाएं जो है बराबर होती है। तो ये 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। और जब समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाले कोण से ये सामने वाले भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो इस सामने वाली भुजा को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटती है। तो अगर पूरा साइड 12 है तो इसका आधा लंबाई कितना हो जाएगा, इधर भी 6 इधर भी 6। तो ये आपका अगर हाइट है, ये अगर आपका हाइट है तो हाइट यानी कि इस ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर ये 10 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। आपको हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है कुछ कुछ नंबर याद रखना होता है। जैसे कि 3 और 4, 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम से कितना बन जाएगा, 5 बनेगा। 3 4 क्या बनता है, 5 बनता है। उसी तरीके से 8 6 क्या बनता है, 10 बनता है। उसी तरीके से 12 5 क्या बनता है, आपका 13 बनता है। तो इस तरीके से आप ये जो है ट्रिपलेट याद रख सकते हैं। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, जो कि आपको काफ़ी समय लग सकती है परीक्षा में। तो आप हमेशा इस तरीके की ट्रिपलेट याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इस त्रिभुज की भुजा की यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। हमें आधार की लंबाई पता है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी पता है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आसानी से एरिया इस त्रिभुज का निकाल सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो पुट करेंगे वैल्यू हाफ गुना आधार की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। 8 छक आपका कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 और 150 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल और 12 तथा 6√5 के बीच का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 24 और 150 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या कितनी है, 24, दूसरी संख्या कितनी है, 150। गुना करेंगे 24 इंटू 150 तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600। 3600 किसका स्क्वायर होगा, 60 का होगा। किसका होगा, 60 का होगा। यानी कि 24 और 150 का मध्य अनुपाति कितना आ गया, 60। अब हमें क्या चाहिए, 12 और 6√5 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर। क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तृतीय अनुपाति निकालने का फॉर्मूला हो गया, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, 6√5। दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चक 36 इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बटा पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 12। हल करेंगे, 12 से 36 काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। 5 तिया आपका कितना हो गया, 15 हो गया। और 60 और 15 यानी कि मध्य अनुपात या तृतीय अनुपाति का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है। यानी कि 60 और 15 का अनुपात कितना होगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 से 60 को काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका रेशियो हो जाएगा 4:1, यानी कि 4:1 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या का 60% 168 है तो संख्या कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का खुद में, कोई भी संख्या खुद में जो है कितने परसेंट होती है, 100%। तो इस संख्या का कोई भी संख्या 100% है, उसमें से 60% किसके बराबर है,
किसी भी संख्या का 60% किसके बराबर है, 168 के बराबर है। हमें इससे क्या पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं, 20% का वैल्यू। 20% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से काटेंगे दोनों तरफ। 3 से काटेंगे तो 20 यहाँ पर बार में चला जाएगा, इधर 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 1 बचा 3 × 6 = 18, यानी कि 20% का वैल्यू कितना आ गया, 56। हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 × 25 = 100%। 100% का वैल्यू आपका कितना हो गया, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 25, 3 × 28, यानी कि वह संख्या कितनी है, तो 280 है। कितनी है, 280। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ई, एफ तथा जी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ई तथा एफ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो जी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीनों मिल करके यानी कि ई, एफ, जी तीनों मिलकर जो है कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में। और ये दोनों खाली ई और एफ जो है मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो खाली ई और एफ जो है 30 दिनों में काम करते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर जी का कार्य क्षमता निकालना होगा। कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले 12 और 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं, जब 2 मिलकर काम करते हैं तो 2 यूनिट काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। जब तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 2 मिलकर 2 काम कर रही है, तो जो बचा हुआ काम, अगर 2 मिलकर 2 काम कर रहा है तो जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा होगा, जी कर रहा होगा, जो कि 5 यूनिट बन जा रहा है। यानी कि 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 यूनिट। यानी कि जी जो है प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितना काम करना है, 60 काम करना है। आपको पता होना चाहिए, इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो काम कितना है, 60 काम है। ऐसे 60 काम को करेगा कौन, जी। कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे तो आपका समय आ जाएगा। तो 3 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि जी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समूह में 18 लड़कों का औसत भार यानी कि एवरेज वेट कितना है, 35 kg है। यदि 20 kg, 22 kg, 26 kg, 28 kg भार वाले 4 नए छात्रों को समूह में जो है शामिल किया जाता है तो लड़कों के नवनिर्मित समूह का औसत भार कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 लड़कों का अगर औसत भार 35 है तो उन 18 लड़कों का क्या निकालेंगे, कुल भार यानी कि टोटल वेट निकालेंगे। तो 18 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, कुल भार निकालने के लिए 18 × 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, यानी कि 540 + 90 आपका कितना हो जाएगा, 630 होगा। यानी कि उन 18 लड़कों का कुल भार कितना है, 630। अब जो है क्या निकालेंगे, उन नए लड़के जो शामिल हुए उनका कुल भार कितना है, तो जोड़ेंगे सभी को। तो 28 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 50। 50 और 20 70, 70 और 26 आपका कितना हो जाएगा, 96। 70 और 26 आपका 96 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका कुल जो है नए लड़के शामिल होने के बाद कुल भार आपका आ जाएगा। तो जोड़ेंगे यहाँ पर 6 9 3 12, हाथ में 1 6 1 7, यानी कि टोटल भार जो है नए लड़के के शामिल होने के बाद कितना हो गया, 726। हमें क्या चाहिए, अब औसत चाहिए। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट से भाग करेंगे। तो पहले कितने लड़के थे, 18 लड़के थे, और जो है कितने नए लड़के शामिल हुए, तो टोटल 4 नए लड़के शामिल हुए। यानी 18 पहले लड़के थे, 4 नए लड़के शामिल हुए, यानी कि 18 4 22 अब लड़के हो गए। 22 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना आएगा, 22 × 3 = 66 होता है। 66, 6 बचा तो 22 × 3 = 66, यानी कि अब जो है लड़कों का नवनिर्मित समूह का औसत भार कितना है, 33 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है तो ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रेट को क्या करेंगे, परसेंट को, रेट को जो परसेंट में दिया गया है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 10% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, 0 चला गया, यानी कि 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 10 यूनिट की कोई राशि जो है पहले साल में 1 यूनिट का उस पर ब्याज लगकर 1 साल के अंतिम में हुआ राशि कितनी हो जाती है, 11 यूनिट हो जाती है। यानी कि पहले साल में 10 यूनिट की कोई राशि को 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना हो जाता है, 11 यूनिट हो जाता है। ये पहले साल में। ये जो है कितने साल तक ब्याज लगता है, 2 साल तक 10% का ब्याज लगता है। यानी कि दूसरे साल में भी क्या होगा, 10 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। इधर जो आपका क्या आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है, इधर आपका क्या अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है फिर क्या है, तीसरे साल में, तीसरे वर्ष में 50% का ब्याज लगता है। यानी कि तीसरे साल में 2 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट का ब्याज लगता है। यानी कि तीसरे साल में 2 यूनिट धनराशि है, उस पर 1 यूनिट का ब्याज लगकर राशि कितनी हो जाती है, 3 यूनिट हो जाती है। तो इधर आप गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मूल धन का अनुपात में वैल्यू निकलेगा, और इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मिश्र धन का अनुपात में वैल्यू निकलेगा। गुना करेंगे यहाँ पर 10 100 इंटू 2 यानी कि 200 अनुपात 11 11 121 तिया 3 12 तिया 36 यानी कि 363। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कोई मूलधन जो है कितना यूनिट है, 200 यूनिट, और कोई मिश्र धन जो है कितना यूनिट है, 363 यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बराबर क्या होता है आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर 163 यूनिट। 363 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा, 163 यूनिट। यानी कि कुल मिलाकर 163 यूनिट का ब्याज लगता है। तो हमें क्या चाहिए, इस 163 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 200 यूनिट का प्रिंसिपल है और इसे 200 यूनिट का मूलधन कितना दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। यानी कि 200 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 1000 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 से 1000 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपये। हमें चाहिए 163 यूनिट का वैल्यू, तो क्या करेंगे, 5 रुपये में 163 से गुना करेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हल करेंगे तो 5 तिया 15 16 25 80 1 81 यानी कि 815 रुपये के क्या मिला उसे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कक्षाओं में छात्र की संख्या का अनुपात 1:2:3 यानी कि 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है शुरुआत में जो है छात्रों की संख्या का अनुपात कितना था, 1:2:3 था। बाद में ये अनुपात आपका कितना हो गया, 3:5:7 हो गया। तो हमें जो है अगला ये अनुपात से कोई भी मतलब नहीं होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इन दोनों रेशियो का अभी फिलहाल क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों रेशियो को यानी कि 1:2 पर ध्यान देंगे। 1:2 यहाँ पर जो है 1:2 और 3:5 से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बोला गया कि सभी कक्षाओं में क्या किया गया, 20 छात्रों को शामिल किया गया, यानी कि सभी में जो है समान छात्रों की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर यूनिट में जब देखेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। कितने यूनिट वृद्धि हुए, 2 यूनिट। यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 5 यूनिट। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो गए, 3 यूनिट हो गए। यहाँ पर 2 यूनिट वृद्धि हुई, यहाँ पर 3 यूनिट वृद्धि हो गई। लेकिन यूनिट तो समान वृद्धि होना चाहिए था, क्योंकि छात्रों की संख्या जो समान वृद्धि हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, यूनिट की वृद्धि समान करनी होगी। तो समान कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 3 और 5 का अंतर कितना होता है, 2। यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। 2 से जो है क्या करेंगे, 2 से सिर्फ यहाँ पर गुना करें नहीं करेंगे, 2 से जो है इस पूरे होल स्क्वायर को यानी कि टोटल रेशियो को क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। टोटल रेशियो को 2 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को यहाँ पर अगर गुना भी करते तो आपका रेशियो जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। तो यहाँ पर 1 गुना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2:2 4
अनुपात 3 दूनी 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया, नया अनुपात हल करने पर आया। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पर यूनिट में अंतर सेम दिख रहा है। 2 यूनिट पहले था, अब कितना हो गया 3 यूनिट। पहले 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 5 यूनिट। यानी कि यूनिट में वृद्धि हमें क्या दिख रही है, सामान्य दिख रही है। और कितने यूनिट की वृद्धि दिख रही है, 1 यूनिट की वृद्धि दिख रही है। कितनी यूनिट, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 20 छात्र के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है कि तीनों कक्षाओं में मिलाकर जो है कुल कितने छात्रों की संख्या पहले थी। तो पहले का जो अनुपात कितना आया था हल करने पर, 2:4:6 आया था। यानी कि इनका योग टोटल कितने यूनिट हो जाएगा, तो 6 4 10 2 12 यूनिट। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 दूनी 24 यानी कि 240। यानी कि तीनों कक्षाओं को मिलाकर शुरुआत में पहले कितने स्टूडेंट थे, 240 थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 35 सेकेंड में पार करती है। फिर बोला गया कि एक 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका हो जाता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हमें क्या निकालना, समय भी निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो चाल आपकी दी गई है उससे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्योंकि आपकी यहाँ पर समय किस में है, सेकंड में है। समय सेकंड में है तो दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। मीटर में कैसे आएगी, यहाँ पर हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा चाल को। तो चाल को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई। ये तो आपका हो गया मीटर पर सेकंड में चाल। हमें क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई चाहिए यानी कि दूरी चाहिए। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है, 20 मीटर पर सेकंड इंटू समय कितना है, 35 सेकंड समय है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 35 इंटू 20 यानी कि 700 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 700 मीटर। तो बोल रहा है अगर उस ट्रेन के द्वारा 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। तो इस पुल अगर किलोमीटर में दी गई है लंबाई तो इसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो 1.1 किलोमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 मीटर होगा। क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1.1 किलोमीटर आपका कितना हो जाएगा, 1100 मीटर। तो आपका जो है उस पुल को पार करने के लिए उस ट्रेन की कुल दूरी कितनी पार करनी होगी, पुल की दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई पार करनी होगी। तो 1100 मीटर पुल की दूरी प्लस 700 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 700 आपका कितना हो जाएगा, 1800 मीटर। कितना हो जाएगा, 1800 मीटर। हमें समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल किस में, मीटर पर सेकंड में हमें देना, क्योंकि दूरी आपकी मीटर में तो मीटर पर सेकंड में चाल। तो चाल कितना है, 20। तो 20 हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य चला गया, 2 से 180 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 90 बार में। यानी कि उस पुल को वो ट्रेन द्वारा 90 सेकंड में पार कर ली जाएगी। लेकिन जो आपका समय किस में पूछा जा रहा है, मिनट में पूछा जा रहा है। तो 90 सेकंड कितने मिनट के बराबर होगा, तो 1.5 मिनट के बराबर होगा। क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होती है, तो 90 सेकंड बराबर 1.5 मिनट होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर की त्रिज्या जो है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है और 45 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर के ब्रह्मावक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया को रंगने की लागत कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है 2πr² होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई को 22/7 लिख सकते हैं,
आर यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर, तो 2 बार 14 इंटू 14 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें रुपये निकालना है, तो टोटल अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया 45 रुपये है, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका कुल रुपये आ जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 7 दूनी 14 हो गया आपका, यहाँ पर 45 दूनी 90 दूनी 180 इंटू 14 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 इंटू 22 करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 और 280 और 28 आपका कितना हो जाएगा, 280 और 28 आपका कितना हो जाएगा, 308। गुना करेंगे आपका यहाँ पर 0, 18 8 144 4, फिर आपका 4 1 18 दिया 54 1 55, यानी कि 55,440 रुपया टोटल जो है क्या होगा, उस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।